जी स्टूडेंट्स बताइएगा, लास्ट डिस्कशन चल रही थी हमारी अल्टरनेटिव ऑप्टिमा पे, तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं, समझ आ गई थी आप लोग? जी बताइएगा। यस सर, समझ आ गई थी। तो आज दो स्पेशल केसेस हमारे हो गए। एक हमारा फर्स्ट केस था डिजनरेसी और सेकंड स्पेशल केस था अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, और आज हम थर्ड स्पेशल केस की बात करेंगे। और वो थर्ड स्पेशल केस है, ये क्या लिखा हुआ है जरा बताइएगा, ये वाला थर्ड। अनबॉन्डेड सॉल्यूशंस। अनबाउंडेड सॉल्यूशन इट मींस अभी अनबाउंडेडनेस को देखते हैं, और इसका अलजेब्राइक वे में भी हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है, और ग्राफिकल मेथड से इसको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ विजुलाइज किया जा सकता है। तो सेम उसी तरह मॉडल बहुत सिंपल लिया गया है, और आप ये कह लें कि टू वेरिएबल प्रॉब्लम है और टू कंस्ट्रेंट्स है। तो टू वेरिएबल टू प्रॉब्लम अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखे हैं तो ये दोनों की दोनों लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, दो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे जस्ट, और ये मॉडल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फर्स्ट आइटरेशन जब आप बनाएंगे तो उसी तरह आप इसको देखिएगा, 1 -1 1 0, ये कंस्ट्रेंट सेक्शन, ये सेकंड कंस्ट्रक्शन, ये सेकंड कंस्ट्रेंट 2 0 0 1, और z इसकी हो जाएगी -2 -1 0 0 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए ये क्योंकि प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, तो एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा होगा बताइएगा? एंट्रिंग वेरिएबल कौन सा होगा? मोस्ट नेगेटिव। x1 x1 यानी मोस्ट नेगेटिव। तो हमारे पास ये एंट्रिंग होगा, और इधर से हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। दोनों की 10 और नहीं नहीं, इधर एक और सिचुएशन 10 20 इधर जरा नोट कीजिएगा। इस अनबाउंडेडनेस को हाईलाइट करना है। आपके कैंडिडेट्स कौन से होते हैं एंट्रिंग के? चलो वो तो मोस्ट नेगेटिव आपने कह दिया, मोस्ट नेगेटिव x1 एंट्रिंग है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एंट्रिंग के कैंडिडेट्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? फिर हम उसमें देखेंगे कि मोस्ट सुटेबल कौन सा है, और जाहिर है वो मोस्ट नेगेटिव होगा। कैंडिडेट्स कौन से होते हैं एंट्रिंग वेरिएबल? x1 और x2 नॉन बेसिक। वेरी गुड, x1 और x2, और जो असद आपने टर्म यूज किया नॉन बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक तो आपके सोल्यूशन में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो नॉन बेसिक ही मिसिंग होते हैं। तो आपके जो एंट्रिंग कैंडिडेट्स होते हैं एंट्रिंग वेरिएबल के, वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। आपने बट ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो मेरे ख्याल ऑप्टिमम होगा। दोबारा से बताइएगा क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? मैंने कहा ऑलरेडी नेगेटिव है तो मेरे ख्याल ऑप्टिमम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट जब लगाएंगे तो ऑप्टिमम नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं ऑप्टिमल तो नहीं, ऑप्टिमल नहीं है। इट मींस आगे जाएंगे ना, सॉल्व करेंगे इसको, मैक्सिमाइजेशन है। तो आपकी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर सारे पॉजिटिव हो तो स्टॉप करेंगे, ऑप्टिमल होगा। तो ये ओह तो यस पॉजिटिव, सॉरी। तो इधर ये है कि अभी आगे सॉल्व हो सकता है। और मेरा क्वेश्चन ये था, एंट्रिंग वेरिएबल आपको नो डाउट मोस्ट नेगेटिव है, लेकिन उससे पहले एक टेस्ट और देख लें कि क्या इसको सॉल्व करने की जरूरत भी है या नहीं, क्या ये कोई स्पेशल केस तो नहीं है। उसको हाईलाइट करने की कोशिश करने लगा हूं। वो ये है, सबसे पहले आपने देखें कि एंट्रिंग कैंडिडेट्स कौन से एंट्रिंग वेरिएबल के, और वो आपने अभी कहा नॉन बेसिक वेरिएबल्स। इट मींस आप उन दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल्स के ना कॉलम्स को चेक कर रहे हैं। तो कॉलम्स को जरा चेक करें, क्या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें हर कोएफिशिएंट कंप्लीट कॉलम के अंदर जीरो और नेगेटिव ही हो, कोई और पॉजिटिव वैल्यूज ना हो, यानी नॉन जीरो कोई पॉजिटिव वैल्यू ना हो? कोई ऐसा कॉलम है? x2 है। x2 को अगर आप देखें तो ये एक स्पेशल केस है। अगर आप देखिए, मैंने अभी सॉल्व करना शुरू नहीं किया, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, मुझे स्टार्टिंग आइटरेशन से ही पता चल गया। और ये मैं सिर्फ एंट्रिंग वेरिएबल के लिए नहीं देख रहा हूँ,
एंटरिंग वेरिएबल के जो कैंडिडेट्स हैं, और वो है नॉन बेसिक वेरिएबल x1 एंड x2। तो मैंने उस कॉलम को जब ऑब्जर्व किया तो उसमें देखिएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो इट मींस अगर, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूं, जीरो। अगर आपके एंटरिंग जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके कॉलम के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो जीरो और नेगेटिव हों, इट मींस ये अनबाउंडेड की तरफ एक इंडिकेशन है। आप प्रीवियस जो भी प्रॉब्लम उठा के देख लें, उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। आपके एंटरिंग कैंडिडेट जितने भी हैं उसमें कोई एक आध वैल्यू जरूर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ। तो इसलिए वो हम उसको प्रॉपर सॉल्व करते थे। तो ये तो प्रॉब्लम यहीं पे ही रुक सकता है। क्यों? हमें ये रूल बताया जाएगा, आपको अभी मैं रूल बताऊंगा कि अगर आपको अनबाउंडेडनेस की इंडिकेशन आती है तो आप कह सकते हो कि आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो ऑप्टिमल जो वैल्यू है उसकी कोई बाउंडेड रीजन नहीं होगा। मैं इस चीज को हाईलाइट करता हूं ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकली आप इसको ज्यादा ऑब्जर्व कर सकोगे, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ग्राफिकल मेथड आपको विजुअलाइजेशन की एक अच्छी अटेम्प्ट है, और आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम की नेचर क्या है। तो जरा ग्राफिकल मेथड को देखें। ये प्रॉब्लम ग्राफिकली जो सॉल्व किया गया है, दो इटरेशन थी, x1 माइनस x2 लेस देन 10। इसको जब आपने प्लॉट किया, ये कंस्ट्रेंट बनी, और फिर आपके पास है 2x1, ये सेकंड कंस्ट्रेंट 2x1 लेस देन इक्वल टू 40। उसको जब आपने प्लॉट किया तो ये वर्टिकल लाइन। अब इसके अंदर जब आप z को प्लॉट करते हो तो z ये है, और z इंक्रीज पता किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में। तो जरा मैं आपको ना, अगर मैं व्हाइट बोर्ड के जरिए आपको बताने की कोशिश करूं तो व्हाइट बोर्ड में मुझे उस तरफ लेके आना पड़ेगा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई इशू तो नहीं? व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकता हूं या इधर से समझ आ जाएगी? बताइएगा। इधर से ही आ जाएगी। जी, कोई और स्टूडेंट अपनी इनपुट देगा? इधर से समझ आ सकती है, या ये मैं वैसे क्लास में आपको करवा चुका हुआ हूँ, ये वाला केस आपको दिखाया था एक दफा। इसे समझ आ जाएगी। समझ आ जाएगी, गुड। इसमें ये है, आप समझिए z इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ये देखें z की ये डायरेक्शन दी हुई है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे ये बताएं, जब मैंने यहां से स्टार्ट लिया z को, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये आएगा, ये इस तरह से है z लाइन ऐसे। तो फर्स्ट कॉर्नर आएगा आपका ये, और ये रीजन आपका अनबाउंडेड है। मींस आपने जब ये कंस्ट्रेंट प्लॉट की थी तो सॉल्यूशन स्पेस ये ऊपर वाली थी, इसकी डायरेक्शन ये शो हो रही है। जब आपने ये कंस्ट्रेंट प्लॉट की तो आपकी सॉल्यूशन स्पेस इस डायरेक्शन में थी। तो आपका कॉमन एरिया जो दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो ये वाला शेडेड रीजन है। अब आप देखें, ये शेडेड रीजन ऐसा है एक्सक्यूज मी, कोई और कंस्ट्रेंट इसको क्लोज रीजन में कन्वर्ट नहीं कर रहे। इट मीन एक्सक्यूज मी, इस डायरेक्शन में ये अनबाउंडेड है। अब जरा नोट कीजिएगा, मैं z को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, ये लाइन ऐसे है इस तरह से, तो मैं जब इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं तो z इंक्रीज होता जा रहा है, और मैंने वो कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है जो कि लास्ट z का हो पॉइंट, जिसके फर्दर वो रीजन से बाहर हो जाए। तो फिर मैं वापस आके वो लास्ट पॉइंट की तरफ, कॉर्नर पॉइंट की तरफ आऊंगा और कहूंगा ये है मेरा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इसका जो इसी पेयर को अगर मैं z इक्वेशन में पुट करूं तो वो मेरा ऑप्टिमल z है। तो अभी देखिएगा, आप इस तरफ जाते जा रहे हैं, क्लोज रीजन, ये क्लोज रीजन नहीं है, ओपन है। तो आप बताएं, जब इसको आप लेके आओगे तो ये रीजन भी तो ऊपर जा रहा है ना, तो क्या आपको कोई कॉर्नर पॉइंट मिलेगा? कॉर्नर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्टिमम भी नहीं मिलेगा। नहीं, कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। नो, कॉर्नर पॉइंट इसलिए नहीं मिलेगा, आप z को इधर इंक्रीज, ये जो वर्टिकल लाइन है ये इंफिनिटी तक है, आप z को थोड़ा सा ऊपर लेके आओगे तो ये लाइन भी तो ऊपर ही जा रही है ना। तो आप यस सर, आप इसी अनबाउंडेड रीजन के अंदर रहोगे। इट मींस
इसका जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है ये अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन में आपको जो भी आप एज्यूम करोगे ये मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, उससे भी बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऊपर पड़ा होगा। क्यों? जीरो को तो जी को थोड़ा सा ड्रैग करें, एक और ऑप्टिमम, और ड्रैग करें और ऑप्टिमम, जी इंक्रीज करता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो इनफाइनाइट टाइम्स अगर जी इंक्रीज कर रहा है, इस मॉडल को हम क्या कहेंगे? इस किस्म के मॉडल, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने डिटेक्ट किया। डिटेक्शन कैसे थी वो मैंने जैसे कहा, पहले आपने देखना एंटरिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, एंटरिंग कैंडिडेट्स, यानी जो नॉन, बल्कि आप ये कह लें नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, उनके कॉलम्स को ऑब्जर्व करना है। अगर उनके कॉलम में सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं या एक आध जीरो भी है, तो आप समझ लें ये आपका प्रॉब्लम अनबाउंडेड सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और वो डायरेक्शन भी पता चल जाएगी किस डायरेक्शन में वो अनबाउंडेड है। ये जो आपका x2 था ना, कि x2 के जो कोएफिशिएंट्स हैं उस कॉलम में वो सारे के सारे नेगेटिव और जीरोस हैं, तो ये भी शो कर रहा है कि x2 डायरेक्शन ही उसकी अनबाउंडेड है। देखिए मेरे पास इधर ग्राफ से नजर आ रहा है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो इनडेफिनेट इंक्रीज है जिसकी, और वो x2 इंफिनिटी तक ये जा रहा है। तो अलजेब्राइक मेथड में, जिसको हम सिंप्लेक्स मेथड कह रहे हैं, तो अलजेब्राइक मेथड के अंदर इसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा कि वो कॉलम जिसके अंदर कोएफिशिएंट्स सारे के सारे उस कॉलम के नेगेटिव या जीरोस हैं, वो ही ये शो कर रहा है कि ये इसी डायरेक्शन के अंदर अनबाउंडेड है। और अगर देखें ये तो वेरिएबल की बात है कि अनबाउंडेड है, जी अनबाउंडेड हो सकता है या नहीं ये एक अलग इश्यू है। हो सकता है कि जी अनबाउंडेड ना हो, आपका एक वेरिएबल तो इधर से जा रहा है लेकिन जी आपका किसी क्लोज, जो आपका ऑप्टिमल सेक्शन है, जो ऑप्टिमल जी को ड्रैग कर रहे हैं, वो क्लोज जहां पे वो जी इंक्रीज हो रहा है वो ऊपर से क्लोज रीजन हो, तो पॉसिबल है कि वो क्लोज रीजन हो और आपको फिर भी ऑप्टिमम लेवल पे किसी ना किसी हद तक सोल्यूशन, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है। तो आपने दोनों चीजों को देखना है कि ये अनबाउंडेड रीजन किस वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है जो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसका रीजन जो अनबाउंडेड रीजन बना रहा है, और आप z को भी देख सकते हो कि z अनबाउंडेड है, यानी z का कोएफिशिएंट मैक्सिमाइजेशन में आप देख सकते हो। तो इधर z का कोएफिशिएंट क्या है, एक तो ये आपने देखा, ये कंस्ट्रेंट जो थी ना, दोनों की दोनों कंस्ट्रेंट, x2 कॉलम के जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों कंस्ट्रेंट्स के x2 के, वो नेगेटिव और जीरोस है। इट मींस x2 डायरेक्शन में सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है। और अगर आपका z भी नेगेटिव है, इट मींस ये z उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि अनबाउंडेड है। इसका मतलब है कि x2 डायरेक्शन में अनबाउंडेडनेस ये कॉलम दिखाता है, और z किधर ड्रैग कर रहा है, मैक्सिमाइजेशन के केस में अगर ये नेगेटिव है तो ये शो कर रहा है कि z भी अनबाउंडेड है। और अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, ये रूल तो वही रहेगा, ये वाले क्वेश्चन कि नेगेटिव और जीरोस ये शो करेंगे कि ये इस डायरेक्शन में अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस है। लेकिन ये वाला अगर पॉजिटिव है और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो ये शो करेगा कि z भी अनबाउंडेड है। तो z की अनबाउंडेडनेस वो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड। जी फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। नो सर। जी मैं असल बात ये कर रहा हूं, आपने इसको विजुअलाइज किया, आपका प्रॉब्लम मोर देन 2 वेरिएबल्स है, जाहिर है ग्राफ से तो आपको नहीं नजर आएगा। तो अगर आपका प्रॉब्लम मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं तो आप अलजेब्राइक वे से ही सॉल्व करोगे। अलजेब्राइक वे में जब आप सॉल्व करने लगोगे तो ऑप्टिमैलिटी से पहले ही ये टेस्ट कर लो कि क्या हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स, उनके अंदर जो कॉलम्स हैं, मैं सिर्फ कंस्ट्रेंट सेक्शन z को नहीं, z के कोएफिशिएंट को अभी नहीं देखना, उसके सिर्फ कंस्ट्रेंट सेक्शन के कोएफिशिएंट्स अगर नेगेटिव और जीरोस हैं तो ये सॉल्यूशन स्पेस अनबाउंडेड है और उसी डायरेक्शन में अनबाउंडेड है जिस वेरिएबल के अंदर आप ये देख रहे हो। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, फिर आपने z को ऑब्जर्व करना है, z का कोएफिशिएंट
अगर अनबाउंडेड केस है तब की बात कर रहा हूं। z का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर z का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, देन z इज आल्सो अनबाउंडेड, यानी z आपका जो प्रॉफिट है वो भी अनबाउंडेड है। मैं अभी शुरू में पहले बात की थी कि ऐसा केस हो सकता है कि आपका एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में अनबाउंडेड हो, लेकिन आपका z मिनिमम या मैक्सिमम किसी और डायरेक्शन में जा रहा है जो कि क्लोज्ड रीजन है उस एंड पे, तो फिर तो आपको z मिल सकता है ना ऑप्टिमम। बताइए। यस सर, बिल्कुल। अब वो मैं उसकी इंडिकेशन डेटा को देखते ही बता रहा हूं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका डेटा में ये जो मुझे पता चला था x2 अनबाउंडेड है, इन दोनों को देखते हुए कंस्ट्रेंट सेक्शन ये कोएफिशिएंट, लेकिन z अनबाउंडेड है या नहीं वो इसी कॉलम का z का कोएफिशिएंट देखना है। अगर वो नेगेटिव है मैक्सिमाइजेशन में तो माइंड में रखें ये z भी अनबाउंडेड है, z उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है जहां पे वो वेरिएबल अनबाउंडेड वो इंक्रीज हो रहा था। क्लियर हो गया पॉइंट? फिर आपने कहा था कि मिनिमम में ये पॉजिटिव होगा तो अनबाउंडेड होगा z। हाँ, अगर वो बात ये है, वो मिनिमम इधर मैंने प्लॉट नहीं किया हुआ, अगर मिनिमम होता, फर्ज करें प्रॉब्लम मिनिमम है, इसने तो ये वही रूल है नेगेटिव और जीरोस, इसने बता दिया इस डायरेक्शन में अनबाउंडेड सॉल्यूशन स्पेस, राइट राइट। यस सर। और आपने इस इधर से देखना है कि जी जी का क्या स्टेटस है। अगर वो पॉजिटिव, अभी अब देखें मैक्सिमाइजेशन में नेगेटिव होते हैं कि ऑप्टिमल नहीं है, मिनिमाइजेशन में पॉजिटिव बता रहे होते हैं ऑप्टिमल नहीं है। फॉलो कर रहे हैं पॉइंट? बिल्कुल सर। तो अब मिनिमम में अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट है इट मींस ये ऑप्टिमल नहीं है, इट मींस जी इंक्रीज हो सकता है, सॉरी हाँ यस सर। जी इंप्रूव हो सकता है, इंक्रीज नहीं, मिनिमम है, इम्प्रूव। इंप्रूव हो सकता है। अगर जी इंप्रूव हो जाएगा तो उसको ये देखना है कि वो रीजन जिधर जी इंप्रूव हो रहा है मिनिमाइजेशन के केस में वो रीजन वो जी अनबाउंडेड रीजन के अंदर मूव कर रहा है या कोई क्लोज रीजन आएगा, तो उसमें ये है कि अगर ये पॉजिटिव कोएफिशिएंट है इट मींस उसका जी भी अनबाउंडेड है, आपको मिनिमम नहीं मिलेगा। मिनिमम जी ये जी सर। आप एक चीज जाओगे और मिनिमम एग्जिस्ट और मिनिमम आ रहा होगा वो अनक्लोज्ड रीजन के अंदर। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो ये हमने अनबाउंडेड मतलब नॉन बेसिक के बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स देखने हैं सर, ये बताने के लिए कि ये अनबाउंडेड है। आपकी आवाज थोड़ी उसमें इको थी, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा सर कि हम ये देखेंगे कि नॉन बेसिक के जो बेसिक कोएफिशिएंट्स हैं वो हमें बताएंगे कि अनबाउंडेड है। नहीं 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 नहीं, नॉन बेसिक जो वेरिएबल्स हैं वो तो आपके अपने कॉलम सेक्शन में आना है, जो ऑल वेरिएबल्स है ना, बिल्कुल। जो ऑल ये इस इधर से आने, ये ऑल वेरिएबल्स में से देखने हैं कौन से नॉन बेसिक है, दीज टू, राइट। और उनके सिर्फ हम बेसिक देखेंगे ना, नहीं बेसिक नहीं, उनके कोएफिशिएंट्स देखेंगे, ये देखें। बेसिक के कोएफिशिएंट्स। बेसिक का वर्ड इधर यूज नहीं होना, क्यों? हमें सिर्फ देखने के ये इसके कोएफिशिएंट्स है, वो आप इधर से ना है ये वाले, ये और हम ये यस पता सर, है यही मैं कह रहा हूँ, रोज से। हाँ, रोज आपने असल में आप सिर्फ इतने देख लें, ये सारे वेरिएबल्स इनमें से नॉन बेसिक कौन से हैं, ये दो, इनके कॉलम्स को ऑब्जर्व करना है। वहां तो बेसिक का वर्ड यूज नहीं हो रहा, कॉलम्स में कोएफिशिएंट्स से सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखना है, और कोएफिशिएंट्स किसके हैं, वो भी नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट्स हैं कंस्ट्रेंट्स में। ये देखें, ये कोएफिशिएंट नॉन बेसिक वेरिएबल x1 का है z इक्वेशन, ये कोएफिशिएंट आपका x1 का ही कोएफिशिएंट है ना, नॉन बेसिक का कोएफिशिएंट है फर्स्ट कंस्ट्रेंट। लेकिन बेसिक का कोएफिशिएंट है, नॉन बेसिक में बेसिक का कोएफिशिएंट है। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, जरा अभी गौर से देखिएगा। सर आपने आखिरी बात जो की है ना उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। आपने कहा था सारे नेगेटिव होंगे, मैंने कहा ठीक है, ओके, वेल एंड फाइन, लेकिन फिर आपने एंड में कहा कि अनबाउंडेड के लिए मैक्स में नेगेटिव होना चाहिए जी का कोएफिशिएंट,
और मिनिमम में पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है, वरना क्लियर है मुझे। अच्छा चलें, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा इस तरह से बताता हूँ। आपने अगर जी को देखना, सिर्फ जी को देखिए, पहले देखना होगा आपने आपका अनबाउंडेडनेस है या नहीं, फिर जी की बात करेंगे ना। अगर अनबाउंडेड नहीं है फिर तो वो जो जी का नेगेटिव है वो तो ये बता रहा है ऑप्टिमल नहीं है, आगे सॉल्व होकर ऑप्टिमम हो सकता है, एक नॉर्मल केस है। इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं? मुझे 5 मिनट, ठीक सर, समझ आ गई, बिल्कुल। मैं 5 मिनट और ले लेता हूँ अगर कहें तो, मैं बता नहीं सर, समझ आ गई है, मुझे सिर्फ वो कंफ्यूजन हो रही थी कि आपने जी का बाद में क्यों बताया। अच्छा, इसलिए बताया कि वो सॉल्वेबल है। देखिए, अगर मैं जी का इसलिए था कि अनबाउंडेड केस होगा तो जी देखने, अगर यहाँ पे फर्ज करें ये पॉजिटिव है तो ये अनबाउंडेड नहीं है, उस सूरत में तो ये नेगेटिव इस तरह है कि ऑप्टिमल नहीं है, हम नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करके ऑप्टिमल बना लें। ठीक है, बिल्कुल सर। अब ठीक है, चलें अब इसको नेक्स्ट चलें। अभी जरा देखें इस केस में यस सर। शो क्या हो रहा है। इस केस में ये शो हो रहा है, एक तो जो आपका मॉडल है वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड है, और पुअरली कंस्ट्रक्टेड में कंस्ट्रक्शन में क्या चीज है, आपके जो पैरामीटर्स है ना, ये वाले पैरामीटर्स होते हैं ये कोएफिशिएंट्स, और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर आप देखें मॉडल के, ये कोएफिशिएंट्स हैं, इसका कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट, तो ये एस्टिमेट सही तरह से नहीं हुए। मतलब आपने कहीं कहीं पॉजिटिव आना चाहिए था, आप नेगेटिव ले चुके हो, तभी सारा कॉलम नेगेटिव हो गया था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखिए, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये वाला, ये कोएफिशिएंट्स हैं x2 के कंस्ट्रेंट्स के अंदर। तो इट मींस जब आप कंस्ट्रेंट्स बना रहे थे तो कहीं से आपको गलती हुई है। गलती ये हुई, सारे नेगेटिव नहीं हो सकते, अगर सारे नेगेटिव होंगे तो अनबाउंडेड आएगा, तो उसका तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपका पहला जो इंप्रेशन ये जाता है ये है कि आपने ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो x2 के कंस्ट्रेंट सेक्शन में, तो वो कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, वो एस्टिमेट सही तरह से नहीं हुए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जी, एक और स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट में से भी कोई बताएगा? पॉइंट क्लियर हुआ जी? दूसरे स्टूडेंट से पूछ लें वो सुन भी रहे हैं हमें या नहीं। जिनको ये प्रॉब्लम समझ आ गया प्लीज हैंड रेस करें जरा। सोए हुए लोगों को जगाना चाहिए। कौन लोग अभी तक सो रहे हैं? अदील, मन्नान, हिबा, हमजा, अशफाक। चलिए, काफी लोगों को जगा दिया हमने थोड़ी देर में, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। और एक मैंने बता दिया कि इसकी डायरेक्शन का, कि किस डायरेक्शन में होगा, जिस कॉलम के सारे कोएफिशिएंट नेगेटिव और जीरो होंगे उसी डायरेक्शन में वो अनबाउंडेडनेस होगी। और जी का भी बता दिया कि अगर अनबाउंडेड प्रॉब्लम है और जी भी नेगेटिव है, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन तो जी भी अनबाउंडेड होगी। तो आई थिंक आपको अनबाउंडेड का केस पता चल गया होगा। मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में एक क्वेश्चन अनबाउंडेड का दिया था, कुछ लोग उसको सॉल्व करने लग गए थे। अभी देखें, अगर कहते थे सर आपने टाइम कम दिया, भी देखें अगर आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे तो ये टीचर का कसूर नहीं है। आप, वो अनबाउंडेड था, आपको तो उसको सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था, आपको तो अनबाउंडेडनेस इंडिकेट कर देनी चाहिए थी। और आंसर कैसे करने, आपने जस्ट उसको ऑब्जर्व करने, अगर कॉलम के सारे कोएफिशिएंट्स ये इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यू ना हो, नॉन जीरो पॉजिटिव जिसको आप कहते हैं, वो नहीं है, इट मींस वो अनबाउंडेड है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट आंसर ये करें ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है इसमें, और किस डायरेक्शन में वो अनबाउंडेड है वो वेरिएबल का बता दें, और जी का बता दें कि वो भी अनबाउंडेड है या नहीं। 3-4 लाइंस लिख के उसको वाइंड अप कर दें तो आपका आंसर हो गया। तो कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट्स। तो वो 20 मिनट्स इसको सॉल्व करने में लग रहे हैं, और एंड पे जाके फिर उनको अनबाउंडेडनेस पता चल रही है। ये देखिए, ये अनबाउंडेडनेस कैसे पता चली, अभी मैं बताता हूं कि ये केस क्या था। फर्ज करें सपोज मैंने आपको ये तो कहा था
कि जो आपका, चलें उसको यहीं तक रहने देते हैं, और ज्यादा कंफ्यूज होंगे। दूसरा केस पहले देखते हैं, फिर इस तरफ दोबारा वापस आता हूं, ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इधर वापस आ रहा हूं दूसरे फोर्थ केस की तरफ। 3 केसेस हम कर चुके हैं और फोर्थ केस है इनफिजिबल सॉल्यूशन, नॉन एग्जिस्टिंग और इनफिजिबल सॉल्यूशन। आप बताएंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन हमने ग्राफिकल मेथड में किस तरह से, इसको मैंने एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था। एक सॉल्यूशन इनफिजिबल होता है, ग्राफ में क्या इंप्रेशन मिलता है आपको? सर जब वो दोनों शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन ना, यस वेरी गुड, कॉमन शेडेड रीजन हो, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हो और इसमें कॉमन शेडेड रीजन अगर नहीं है तो इट मींस इससे क्या इंप्रेशन मिलता है? इनफिजिबल है नहीं इनफिजिबल तो है, तो वो अगर कॉमन रीजन नहीं है तो इसको हम और किस तरह से बता सकते हैं? ऑप्टिमल पॉइंट्स, नहीं और एक ऑप्टिमल और स्पेस, नो स्पेस, पता नहीं क्या कहते हैं। हम ये कह सकते हैं, अगर मेरी बात सुनिएगा, हम ये कह सकते हैं कि सारी कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं हो रही। यस सर। एक्चुअली वो कंस्ट्रेंट्स अगर सेटिस्फाई हो रही होती तो कॉमन रीजन आपको मिलता है ना शेडेड, तो इट मींस उसकी कंस्ट्रेंट्स साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं, यानी एक सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही। और हमें हमारा सॉल्यूशन कौन सा होता है कि सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करें। सॉल्यूशन की डेफिनेशन यही है। ये एक मॉडल आपके सामने, उसकी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सारी कंस्ट्रेंट्स उस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करें, वो सॉल्यूशन है। और फिर फर्दर हम जाते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन में से ऑप्टिमम कौन सा है। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था लीनियर प्रोग्रामिंग पे, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का फर्स्ट क्वेश्चन यही अब इसको एड्रेस किया था कि आपका 4 कंस्ट्रेंट्स थी रेडीमिक्स में और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइजेशन का। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि ये आपके सामने एक मॉडल है, इसका सॉल्यूशन कौन सा है। देखिए आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, साइमल्टेनियसली हम उनको सॉल्व करते हैं। इधर लीनियर प्रोग्रामिंग है, इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई तो आपसे पूछा गया एक्सक्यूज मी कि इस मॉडल का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ऐसा पेयर वेरिएबल्स का जो साइमल्टेनियसली सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, वो उस मॉडल का सॉल्यूशन कहलाता है। और फिर बाद में हम ऑप्टिमैलिटी की तरफ गए थे। तो इसमें अगर आपका सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करती होंगी तो वो आपको कॉमन रीजन मिलेगा। अगर कोई एक कंस्ट्रेंट भी वायलेशन हुई तो आपको उनका कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। इट मींस वो इनफिजिबल सॉल्यूशन स्पेस है आपकी। फॉलो किया पॉइंट को? यस। अच्छा, इस केस को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं जरा देखिएगा। ये आपके पास एक मॉडल है जिसमें एक लेस देन कंस्ट्रेंट है और एक ग्रेटर देन है। और आप क्या करते हो, ग्रेटर देन है तो कौन सी टेक्निक लगाएंगे? कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? एम टेक्निक। अच्छा, मैं एक और चीज भी ऐड कर दूं। 2 टेक्निक्स हैं, 2 मेथड्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट को इस तरह के मॉडल को सॉल्व करने के लिए। एक टेक्निक मैंने आपको करवाई है एम टेक्निक, और एक और मेथड है उसको हम कहते हैं, किसी ने कोई एक्सप्लोर किया, अगर कोई इंटरनेट पे जाता है, यूट्यूब पे देखता है, तो कोई मेथड बताएगा? मैंने तो अभी नहीं बताया, आज बताऊंगा। कोई मेथड है? नो। एक होता है आर मेथड, एक होता है 2 फेज मेथड। तो आप समझ लें एम टेक्निक का इक्विवेलेंट एक जो और मेथड भी है वो है 2 फेज मेथड। तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे मॉडल जिसमें आपकी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल हो, इस टाइप की हो, या इक्वल टाइप की हो। अगर एक भी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू है पूरे मॉडल के अंदर, या एक भी कंस्ट्रेंट इक्वल है, तो उस प्रॉब्लम को या तो आप एम टेक्निक से करोगे या 2 फेज मेथड से करोगे। तो 2 फेज मेथड मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, वो इसलिए नहीं करवा रहा हूं,
प्रॉब्लम इसमें ये कि कोर्स कवरेज मैंने एक लेवल तक लेके जानी है, तो मैंने कहा आपको सॉल्व करने का एक मेथड बता दिया जाए सफिशिएंट है, ताकि हम कोर्स कवरेज की तरफ जाए। मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस को पकड़ना चाह रहा हूँ, अभी तक मेरी रीच में थोड़ा बहुत आ रहा है, नजर आ रहा है कि मैं उसको उस तक पहुंच जाऊंगा, तो इसलिए मैं एक मेथड करवा दिया, आपको सॉल्व करना आ गया। 2 फेज मेथड स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि 2 मेथड्स हैं, एक एम टेक्निक और एक दूसरा है 2 फेज मेथड, दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट? क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब आप देखिए ये जो मॉडल है आपके पास, एम टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट आपको मिल गई है, जरा मैं वो भी पूछ लूं। यस सर। एम टेक्निक के ऊपर वो असाइनमेंट है, और एम टेक्निक का वीडियो लेक्चर्स भी अपलोडेड है, वो भी मैंने आपके मूडल पे, मूडल को रेगुलरली आप देखते रहें, सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। तो आप लेक्चर्स एम टेक्निक के भी अपलोड कर दिए, ये आपको असाइनमेंट भी है। एक जस्ट रह जाएगा, मुझे क्विज का बता दें, फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। क्विज ये थर्सडे को रख सकते हैं, थर्सडे को रख सकते हैं, थर्सडे। सर इस वीक सर बहुत नेक्स्ट ही वीक burden रखिए। है। नेक्स्ट वीक तो मंडे पे रहेगा, मंडे। जी सर। और मंडे सिर्फ मैं ये बता दें, मैं क्लास का टाइम सेव करना चाह रहा हूँ, क्या इस सेव करने में हेल्प करेंगे आप लोग? मैं क्लास टाइम पे लेक्चर लेना चाह रहा हूँ, और क्विज ऑनलाइन है, आप लोग किसी वक्त भी मंडे को लिया जा सकता है। यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट्स सजेस्ट करेंगे कौन सा टाइम आप क्लासेस कब तक चलती हैं, कौन सा टाइम डे का रहता है लास्ट? सर हमारी क्लास 12 बजे तक होती है। सर 12-15 चलती है। 12-15 सर 2 3 साढ़े 3। 3:30। और कोई अभी कुछ और स्टूडेंट मिसिंग है? वैसे आपका बीएस का सेशन 4 बजे तक चलता है, 5 बजे तक चलता है? 5 से 6:15। 5 से 6:15। तो ऐसे कर सकते हैं 7 o'clock पे रख लें, ताकि किसी को कोई इश्यू ना हो क्लास का। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कोई स्टूडेंट अगर डिसएग्री करता है तो मुझे भी बता दे। जी सर। जी कहा है या नहीं सर? क्या कहा है? क्या रख लें सर? मैंने कहा क्विज आपका नेक्स्ट मंडे 7 PM रख सकते हैं। उसमें ये Yes, होगा, sir. उसमें ये होगा, मैं असाइनमेंट की तरह उसको अपलोड कर दूंगा मूडल के ऊपर, और आपने उस डिफाइंड टाइम के अंदर, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर सॉल्व करके उधर ही सबमिट करवा देना LMS में। राइट? टॉपिक एम टेक्निक, यही जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है आपने। ठीक है सर। असाइनमेंट आप सबमिट करवा चुके होंगे 26 दिसंबर, मींस सैटरडे नाइट तक आप करवा चुके होंगे, तो आपके पास वो एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। क्विज लेने का मकसद भी यही है, असाइनमेंट में अगर कोई कॉपी करता है तो वो क्विज अपना लूज करेगा, तो क्विज लेने का पर्पस ये होगा कि असाइनमेंट सारे खुद से सॉल्व करें समझ के। डन? किसी को कोई इश्यू? Yes, असाइनमेंट की टाइमिंग क्या है? किसकी टाइमिंग? असाइनमेंट सबमिशन की। असाइनमेंट की 26 दिसंबर है और मिडनाइट तक। 26 आपने ईमेल नहीं देखी? मैंने ईमेल भी कर दिया और मूडल पे भी असाइनमेंट आपको अवेलेबल है। यस सर। ठीक है, अगर कोई इश्यू हो तो मुझे ईमेल के थ्रू कर ले। असाइनमेंट सबमिशन देखिए, मुझे क्लास में बताना पड़ रहा है, आपको मूडल रेगुलर देखना चाहिए। क्विज फिर फाइनल है? यस सर। अच्छा, मैं सिर्फ एक दफा और पूछ लूं, अगर क्विज की टाइमिंग पे किसी को इश्यू है तो हैंड रेज करे, वो हैंड रेज करे जिसको इश्यू है। नो इश्यू, तो इट मींस मैं अभी अपने ऑफिस में जाके ये मूडल पे अपलोड कर देता हूं कि क्विज आपका मंडे को है, नेक्स्ट जो कमिंग मंडे है, और वो है 7 PM और 30 to 40 मिनट्स का होगा। आपने उधर से
एग्जैक्ट 7 o'clock पे आपको वो फाइल अपलोड कर दूंगा और उसको आपने सॉल्व करके उधर ही पिक लेके उधर ही सबमिट करवा देना है। जी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अपना मूडल रेगुलर चेक करें। जहां तक आपकी इवैल्यूएशंस का है तो वो मेरा जो है वो मिड टर्म से फारिग हो गया है। अब वो आपके कोई रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे जो अभी तक आप क्विज दे चुके हैं एक, और जितनी असाइनमेंट सबमिट करवा चुके हैं। और एक और पॉइंट, मैं एक फाइल शेयर करूंगा और उसमें आपने अपने ग्रुप्स बनाने हैं। मैं मिड टर्म के इक्विवेलेंट एक एक्टिविटी बनाने लगा हूं और वो ये होगा कि आपने अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने, जो टॉपिक मैं दूंगा। आप फिलहाल आपके 24 स्टूडेंट्स हैं तो एक ग्रुप में अगर 3 स्टूडेंट्स आते हैं तो आपके ग्रुप बनेंगे 8। तो मैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे करके ना 8 ग्रुप की स्पेस छोड़ दूंगा। जस्ट आपने आपस में डिसाइड करके कि कौन से 3 मेंबर्स होंगे, उनमें से किसी एक ग्रुप में वो अपने आप को अब नेम राइट कर दें। तो जो गूगल पे शीट में शेयर करूंगा, जस्ट आपने नेम राइट कर देने, वो ऑटो सेव होती है। तो प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स को गूगल की जो शेयर शीट होती है उसका भी पता नहीं था। तो मैंने कहा आपको भी मैं बता दूं, आप गूगल शीट जो आप ओपन करोगे उसमें जस्ट आपने वो फर्स्ट करें 3 मेंबर्स हैं, वो ग्रुप 2 में अपने नाम प्लेस करें। जैसे ही नाम टाइप करेंगे आपको उसको सेव करने की जरूरत नहीं, वो ऑटो सेव होते हैं। बस नाम लिखने के बाद क्लोज कर दें उस फाइल को, तो मेरे पास आपके ग्रुप्स आ जाएंगे। मैं उसी फाइल को आगे उनके टॉपिक लिख के और डेट और टाइम आपको बता दूंगा। इस टाइम पे टाइम की अवेलेबिलिटी भी आपसे पूछ के डिसाइड करूंगा। तो होपफुली उसके लिए मैं टाइम आपको 2 to 3 वीक्स आपको उसका टाइम दे दूं वो प्रेजेंट करने के लिए। और टॉपिक वही होंगे। यानी टॉपिक क्या होंगे, मैं टॉपिक में कह सकता हूं सिंप्लेक्स मेथड को एज ए होल डिस्क्राइब करें। मैं कह सकता हूं कि आप स्पेशल केसेस को प्रेजेंटेशन में 15 मिनट्स की प्रेजेंटेशन होगी, 5 मिनट्स एक कैंडिडेट को मिलेंगे। मैंने सिर्फ आपको सुनना है, मैंने क्वेश्चन कोई नहीं करना आपसे। तो मैंने सिर्फ आपको सुनना है और मेरा मटेरियल यूज कर सकते होंगे आप, जो मैंने दिया हुआ है वो आप यूज कर सकते हैं। स्लाइड्स बनानी है, सिर्फ मैंने ये देखना है कि इन्होंने कोई गलत आपने कोई टर्म ऐसी गलत तो नहीं सीख ली, कोई अपनी तरफ से कोई नई चीज ऐड की है जो आपने इंटरनेट से नहीं एक्सप्लोर की है। तो आप इस तरह से मैं टॉपिक डिवाइड कर दूंगा जो डिस्कस हो रहे होंगे क्लास में। तो ये होगी, ये एक्टिविटी होगी इक्विवेलेंट टू आपके मिड टर्म। तो मिड टर्म की जो वेटेज रखनी है वो हम इधर से बोरो कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है? यस। अच्छा, तो मैं आपको एक शीट शेयर करूंगा, तो आपने जस्ट अपने आपस में डिसाइड कर लेना है। 3 मेंबर्स का एक ग्रुप बना लें, वो उधर अपने नेम्स मुझे जरा दे देने। अच्छा, सर ये फाइनल के लिए बैकअप कर लें। आपने कहा था असाइनमेंट्स ले लूंगा मिड की जगह। नहीं, असाइनमेंट कोई हैवी किस्म की मुश्किल हो जाएगी, वो एक पूरी केस स्टडी बन जाएगी आपकी, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सर असाइनमेंट दे दें। मैंने कहा असाइनमेंट आपकी एक केस स्टडी बनेगी, वो हैवी काम है, वो नहीं होगा आपसे। समझ आ रही है आप लोगों को? फॉलो कर रहे हैं मेरे पॉइंट को? इसकी जो मिड टर्म के जी सर। इक्विवेलेंट असाइनमेंट होगी वो केस स्टडी बन सकती है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ओके, यस सर नो में तो बता दें। सर आप आवाज- कोई इजी असाइनमेंट दे सर। दें। सर आप Easy- इजी असाइनमेंट दे दें। नहीं इजी नहीं देनी। ये प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही किया था, आप दूसरे स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, उनकी प्रेजेंटेशन ही दी थी और टॉपिक एक दिया था। टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक नहीं होगा, वो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा। चलें, ये टॉपिक हमारा चल रहा था इनफीजिबल सॉल्यूशन। तो ये 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, ये भी वाइंड अप हो जाएगा। इसको देख के फिर हम डिस्कस करते हैं जरा इसको दोबारा से। देखें, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल किस कंस्ट्रेंट में यूज होगा बताइएगा? ये लेस देन है, सेकंड। ये ग्रेटर देन। फर्स्ट में यूज होगा या सेकंड में? जी सेकंड। सेकंड।
तो आपने ये एम टेक्निक जो आपकी असाइनमेंट है ना, जरा उसके वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, देख के असाइनमेंट सॉल्व करें ताकि आपका हाथ सीधा हो जाए, फिर हम क्विज भी आपको पॉलिश कर देगा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप इधर प्लेस करते हो और जब आप सॉल्व करने लगते हो तो आपको पता होगा ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का। ये 100 प्रॉब्लम करते हैं। क्यों? आपके ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं जीरोस होने चाहिए, तो सबसे पहले इसको रो ऑपरेशन के जरिए जीरो को खत्म करोगे। तो ये मैं इस जी और आर के साथ ऑपरेशन लगा के ये दोनों जीरोस आ गए। जीरोस के बाद एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव, ये एंटरिंग है, ये लिविंग। आपको कोई इश्यू नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो। इस साइटेशन को देखें, क्या ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है? जी देखें, मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। इज इट ऑप्टिमल? यस। ये ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई। ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई, लेकिन वेरिएबल्स देखें, ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है ये आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन का पार्ट है। तो लास्ट डिस्कशन में मैंने क्या कहा था, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव नहीं करता ऑप्टिमल आइटरेशन में, इट मींस ये आपका जो मॉडल है, इसका जो सॉल्यूशन है यानी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमल। फॉलो किया पॉइंट? आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए मुझे। नहीं फॉलो किया फिर भी बताएं, रिपीट करने फिर भी बताएं। मेरी आवाज आ रही है वैसे आपको? यस सर। तो आवाज आ रही है तो आगे रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा ये समझ आई है माइक का मसला। जी। कोई और स्टूडेंट सर बताए? रिपीट कर दें। रिपीट कर दें। देखिए आपने इसको रिपीट सॉल्व कर करना, दो प्लीज। रिपीट कर देता हूँ। रिपीट के लिए भी आपको माइक ऑन करना पड़ेगा ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो रिपीट के लिए बताएं कि रिपीट करना है या नहीं। आप ये प्रॉब्लम था आपका, सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, क्योंकि ये आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं। इन बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स 0 होने चाहिए, ये नो है। तो नो के केस में आप क्या करते हो, इसको 0 करना है तो रो ऑपरेशन, अभी मैंने सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट नहीं किया, प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा हूं। इसको 0 करने के लिए इन दोनों का रो ऑपरेशन लगाया। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं ये आपके पास आइटरेशन आ गई, ये आपकी आइटरेशन सॉल्व हो चुकी है। अब क्या करेंगे, क्या ये ऑप्टिमल है? क्या ये ऑप्टिमल है बताइएगा? नो। नो, इट मींस इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए एंटरिंग ये और लीविंग ये। तो x2 आपका एंटर हो रहा है, s1 लीव कर रहा है। ये x2 एंटर हो गया, s1 लीव। आपने एक और आइटरेशन कैलकुलेट कर ली, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप सीख चुके हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं प्रॉब्लम को स्टॉप करना है या आगे फर्दर सॉल्व करना है। ये आपकी जी है, क्या कहेंगे? बस जी स्टॉप कर देंगे। क्यों? मैक्सिमाइजेशन है और सारे आपके कोएफिशिएंट्स जी के पॉजिटिव हो चुके हैं। इट मींस ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है। ऑप्टिमैलिटी अचीव हो गई है, लेकिन और देखें सॉल्यूशन कौन सा है? ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और मैंने आपको क्या कहा था आर्टिफिशियल वेरिएबल के बारे में? मैंने कहा था जब आर्टिफिशियल वेरिएबल आप लेते हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल में आप एक पेनल्टी भी यूज करते हो इधर। ये पेनल्टी से बचने के लिए एक ही आप होप लेते हो, और वो होप है कि ये ऑप्टिमल आइटरेशन में आर जो है, जो शुरू में आपने ले लिया स्टार्टिंग बेसिक में, आप इस होप के साथ कि ये कहीं ऑप्टिमल आइटरेशन से लीव करके नॉन बेसिक बन गया। अगर ये लीव कर गया तो इट मींस आपका ऑब्जेक्टिव वही रहेगा एक्चुअल, और ये पेनल्टी से आप बच जाएंगे। और अगर ये लीव नहीं किया तो मींस आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और ये पेनल्टी बहुत बड़ी है, क्योंकि
m एक बहुत बड़ा कांस्टेंट, और आपने ये पेनल्टी क्यों लगाई थी कि आप आर्टिफिशियल वेरिएबल के बगैर चल नहीं सकते। आर्टिफिशियल वेरिएबल उन बैलेंस्ड इक्वेशंस को डिस्टर्ब कर रहा है। आप मैथ्स के अगेंस्ट एक एक्शन ले रहे हो सिर्फ स्टार्टिंग सॉल्यूशन लेने के लिए, सिंप्लेक्स मेथड का। सिंप्लेक्स मेथड आपको कह रहा है कि नहीं, मुझे तो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए, उसके लिए आप आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हो, वो लेके आप काम चला लेते हो। लेकिन आपने मैथ्स के अगेंस्ट काम किया, लेकिन सिंप्लेक्स के लिए जरूरी था। करने के बाद सॉल्व किया, अब सॉल्व करने पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आप ले चुके होते हो उसकी इतनी बड़ी पेनल्टी ऊपर डाल दी कि ये आर होना नहीं चाहिए था सिस्टम में। आपने ले लिया, लेने के बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने इसको यूज तो कर लिया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। चलो मैं दुआ ये करता हूं कि जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा तो ये सॉल्व करते हुए लीव कर जाएगा। अगर वो सॉल्व करते हुए लीव कर गया, मींस आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। सिंप्लेक्स मेथड चल नहीं रहा था, आर्टिफिशियल वेरिएबल ने उसको चला दिया, आगे आर्टिफिशियल वेरिएबल सिस्टम से निकल गया, आपका मकसद पूरा हो गया। वो जो पेनल्टी आपने ऊपर बता दी हुई थी आप उससे बच गए। क्यों? निकलने की सूरत में वो जीरो आ जाएगा, और जीरो की सूरत में आप क्या कर रहे हो, ये अगर जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो, मीन आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये इस केस में क्या आ रहा है, x2 आपका 2 है और 4 आ रहा है, r आ रहा है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 4 है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, आगे नहीं लेके जा सकते। आप इधर m 100 लिया हुआ है, r क्या है आपका 4, 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400 माइनस कर रहे हो, पेनल्टी कितनी, और आपका सॉल्यूशन, आपको पेनल्टी मैक्सिमम पड़ रही है 400, आपके सॉल्यूशन में यानी माइनस होंगे, तो आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने डिटेल में क्रेडिट की एग्जांपल के साथ भी बताया था, बैंकिंग एग्जांपल के साथ। जी पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। सिर्फ बॉटम लाइन ये है, आपने एम टेक्निक लगाई, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए, उसकी पेनल्टी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दे दी, सॉल्व करना शुरू कर दिया। एंड पे फाइनल आइटरेशन में अगर वो आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी लीव हो चुका है, तो आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। आप कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रॉब्लम को यूज कर सकते हो। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर कह सकते हो कि जी इस प्रोडक्ट को बना लिया जाए, क्योंकि आपको उसका प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आप उसको सॉल्व करते हो और ऑप्टिमल आइटरेशन में वो लीव नहीं करता, फर्ज करें 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं, 2 लीव करेगा, एक भी लीव नहीं कर, एक भी रह जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर, तो इट मींस वो आपका सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है, इनफिजिबल। क्यों? आप वो पेनल्टी पे ही नहीं कर सकते, तो वो इनफिजिबल है। तो फोर्थ टाइप थी आपके केसेस की कि आपने अपने प्रॉब्लम को, ये लास्ट वन, इनफिजिबल, आपका अगर इस तरह से आखिर में आंसर आता है तो आपको इंप्रेशन क्या मिलता है? आपको इंप्रेशन मिलता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या कहता है? आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारी की सारी साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं कर रही। आपका ये ऐसा सॉल्यूशन है जो साइमल्टेनियसली तमाम कंस्ट्रेंट्स, आप इनफिजिबल, यही कहा था ना ग्राफिकल मेथड में, ग्राफ के जरिए आपको दिखाया था। जी पॉइंट पे किया आपने, बताइएगा। जी स्टूडेंट्स, यस सर। दूसरे स्टूडेंट भी बताएं, पॉइंट पे किया? यस सर। मैं सिंपल ये कह रहा हूं, मैं फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी दिया था, मैंने सिर्फ स्टूडेंट से देखना था कि उसको एड्रेस कैसे करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करके फाइनल स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने उनके मार्क्स काट लिए। देखें, मुझे यहां तक ये सॉल्व हो चुका है, ऑप्टिमैलिटी आ गई, आप कह सकते हैं जी ऑप्टिमैलिटी अचीव होगी, ये फाइनल आइटरेशन है और ये आपका सॉल्यूशन है, x2 = 2, r = 4। यहां तक काफी नहीं है, आपने वाइंड अप करना है कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है।
इनफिजिबल सोल्यूशन है। ये एक लाइन लिखेंगे तो मार्क्स बनते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को तो ये बता रहे हैं ना कि भाई ये जो आपने मॉडल किया हुआ है, मॉडल जो बनाया हुआ है, इसका तो कोई कॉमन रीजन ही नहीं बन रहा। जब कॉमन रीजन ही नहीं बन रहा तो इसका सोल्यूशन, ऑप्टिमम सोल्यूशन तो बात की बात है, सोल्यूशन तो फिजिबल होना चाहिए ना। तो फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। तो ये फोर्थ केस है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर क्वेश्चन ये मैं क्विज में देता हूं, तो इसको ऑप्टिमल लेवल पे सॉल्व करने के बाद स्टॉप नहीं करना, एक लाइन जरूर ऐड करनी है, और वो लाइन है कि आपने बताना है ये इनफिजिबल सोल्यूशन है। आसान सा मेथड है। फाइनल आइटरेशन में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल सोल्यूशन का पार्ट है इनफिजिबल सोल्यूशन, अगर उस ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं नजर आ रहा, मींस फिजिबल सोल्यूशन, और आप हैप्पी हैं कि आप फिजिबल सोल्यूशन आपके पास मिल गया। जी, पॉइंट क्लियर हुआ? बताइएगा। यस सर। इसको एक तो हम ये कहेंगे कि जी साइमल्टेनियसली आपकी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही, और आपका जो मॉडल है ये ठीक नहीं है। यानी उसको ठीक नहीं को क्या कह सकते हैं? कहां पे गलती हुई होगी? जी बताइए। कंस्ट्रेंट, ये आई थिंक ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट या ग्रेटर देन में हुई होगी। नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन नहीं हो सकता है, कहीं ग्रेटर देन होनी चाहिए, आपने लेस देन लिख दी, कहीं लेस देन है आपने ग्रेटर देन लिख दी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस सूरत में आपका ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहले अनबाउंडेड का मैंने क्या कहा था? आपके मॉडल के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं कंस्ट्रेंट्स के अंदर, वो कोएफिशिएंट्स अगर एस्टिमेट नहीं हुए सही तरह से तो वो लेके जाता है अनबाउंडेडनेस में। और अगर आपके कंस्ट्रेंट की जो टाइप है ये गलत से आप उसको गेस कर लें, एटलीस्ट करना हो और आप एटमोस्ट कर लें, एटमोस्ट करना हो और आप एटलीस्ट कर लें, इट मींस ये गलती आपको इस तरह से इनफिजिबल सॉल्यूशन स्पेस के तौर पे मिलेगी। और दूसरी बात एक और ऐड कर लें, आपको पता चला कि ये इनफिजिबल सॉल्यूशन है, आप कंस्ट्रेंट्स की टाइप को देखोगे, और अगर आप कंस्ट्रेंट्स की टाइप को देख के रिव्यू करती है वो टीम, पूरी ऑपरेशन रिसर्च टीम उसको रिव्यू कर रही है, रिव्यू करने के बाद कहती है नहीं हमें यही कंस्ट्रेंट टाइप रखनी है, हमारी कंस्ट्रेंट टाइप ठीक है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट की जाएगी अगर ये ठीक है तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। या तो अपनी टाइप पे कंप्रोमाइज करें या फिर इस प्रॉब्लम को दीवार पे फेंक दें। फॉलो किया ये पॉइंट आपने? यस सर। अच्छा, अब मैंने चारों टाइप्स की ना, चारों स्पेशल केसेस की मैं समरी बताने लगा हूं 5 मिनट्स में। वो ये है, पहला केस था डीजेनरेसी। डीजेनरेसी में कैसे पता चलता था? डीजेनरेसी में पता चलता था अगर आपको एक कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा किसी ने बना दी, रिडंडेंट, यानी वो कंस्ट्रेंट है या नहीं है फर्क कोई नहीं पड़ता, अगर है फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा रिसोर्स आप यूज कर रहे हो, उसको वैसे वो कंस्ट्रक्शन में पुअर कंस्ट्रक्शन ही ट्रीट की जाएगी कि आपकी एक कंस्ट्रेंट बनती नहीं है, आपने फालतू में ऐड कर ली, वो है डीजेनरेसी। और इसको इंडिकेट कैसे किया था? इंडिकेट किया था कि 2 रेशियोस मिनिमम सेम आ गई थी। उन 2 सेम रेशियोस को हमने क्या किया था? हमने कहा था इनमें से कोई भी लिविंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फर्स्ट इंडिकेशन थी कि आपका ये प्रॉब्लम में डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। ये मैं अलजेब्राइक मेथड की बात कर रहा हूं। क्यों? हमने टू मोर देन 2 वेरिएबल प्रॉब्लम में डीजेनरेसी को देखना होता है, ग्राफ से तो आसानी से नजर आ जाता है। तो ये थी, और मैंने डीजेनरेसी में ये भी कहा था कि जो आपका डीजेनरेसी अगर आ रही है तो वो टेम्परेरीली भी हो सकती है और वो
रिमूव भी हो सकती है सॉल्व करते हुए, तो इसलिए प्रॉब्लम को एंड तक सॉल्व करना है, ये बात की थी। और आपको ये भी कहा था कि आई थिंक सर्कलिंग और साइकिलिंग भी उसी के अंदर थी। यस, हाँ, सर्कलिंग और साइकिलिंग ये थी कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जा रहा है रिपीटेडली, और आई थिंक उसमें ये थी कि ऑप्टिमैलिटी अचीव नहीं हो रही। आप सॉल्व करते हो नॉन ऑप्टिमल, फिर सॉल्व कर रहे हो नॉन ऑप्टिमल, लेकिन ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये साइक्लिंग और सर्कलिंग होता है। और इसको मैंने कहा था इसको ऐसी छोड़ दे, ये बहुत रेयर केस होता है, इसके लिए कंप्यूटेशनल एफर्ट की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि साइंटिस्ट ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों? अगर वो इसको कवर करते हैं कंप्यूटर एल्गोरिथम में, तो आपके नॉर्मल प्रॉब्लम जो कि 99% वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक ही एल्गोरिथम देना है सबका, स्पेशल केस हो या नॉर्मल केस। तो इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को जिसमें साइक्लिंग आ जाए कि आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंप्रूव नहीं कर रहे और ऑप्टिमैलिटी भी अचीव नहीं हो रही, इट मींस उस साइक्लिंग, और आप उसको बाय फोर्स टर्मिनेट कर दें कि ऑब्जेक्टिव वैल्यू तो इंक्रीज हो ही नहीं रही। तो यही मेरा आंसर है। फॉलो किया इस पॉइंट को? जरा बताइएगा। डीजेनरेसी, यस सर। डीजेनरेसी क्या था? अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। अल्टरनेटिव ऑप्टिमा में हमने ये किया था, आपकी ऑप्टिमैलिटी आ गई थी, आने के बाद आपने देखा कि आपका जो होता है ना बेसिक वेरिएबल्स, तो जी में जीरोज होते हैं। अगर नॉन बेसिक वेरिएबल भी जी इक्वेशन में जीरो आ जाए, ये इंडिकेट कर रहा है कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ये कब पता चलेगा? जब आप सॉल्यूशन को सॉल्व कर चुके होंगे, ऑप्टिमैलिटी आ चुकी होगी, आप स्टॉप कर चुके होंगे, देन इस चीज को देखना है आपने कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है या नहीं। आपका ऑप्टिमल आ चुका है, स्टॉप कर दिया, सॉल्यूशन भी आपके सामने है, सिर्फ एक टेस्ट है, नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं उनको लिखें, उनके कोएफिशिएंट जी में देखें। अगर कोई जीरो है मींस ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है। आप उस जीरो को एंटरिंग बनाते हुए, वो जीरो जिस वेरिएबल के अंडर हो, एंटरिंग बनाते हुए एक फर्दर सेकंड सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, वो भी ऑप्टिमल होगा। और फिर मैंने आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की एक वो फॉर्म बना के दिखाई थी अल्फा की फॉर्म में। तो आप इनफाइनाइट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं 3-4 ऑप्टिमम सॉल्यूशंस चाहिए मुझे, तो आप वो आपको देने आते हैं। और ये मैंने कहा था ये एडवांटेज होता है कि आपको अल्टरनेटिव ऑप्टिमा आपका केस बन जाए। उस केस में क्या होता है कि आपको मोर देन वन ऑप्शंस आपके पास है। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को एक से ज्यादा सॉल्यूशन दे सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को इतना बना लो, इस प्रोडक्ट को इतना बना लो, प्रॉफिट आपका वही रहेगा। तो आपके पास वेरिएशंस हैं उस प्रोडक्ट की। ये पॉइंट क्लियर है? अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो आज डिस्कस हुआ, अनबाउंडेडनेस। आपने जस्ट ये देखना है प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले जो एंटरिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके कंस्ट्रेंट सेक्शन में कॉलम को देखना है। अगर वो सारे नेगेटिव हैं या जीरोस हैं, एक आध जीरो है, जीरो या नेगेटिव, अगर सारे कोएफिशिएंट्स उस कॉलम के ही हैं तो वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। और अनबाउंडेड भी उसी डायरेक्शन में है जिस वेरिएबल के अंडर ये कॉलम बन रहा है। और जी को देखना है अनबाउंडेड, तो जी इसी वेरिएबल का जी कोएफिशिएंट देखें। अगर ये अनबाउंडेड है तब जी को कोएफिशिएंट को देना है, अगर वो भी नेगेटिव है तो जी भी अनबाउंडेड है। नेगेटिव इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन और पॉजिटिव कोएफिशिएंट इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, वो जी की अनबाउंडेडनेस को बताएगा। जबकि कंस्ट्रेंट्स का रूल दोनों के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए एक ही है कि नेगेटिव कोएफिशिएंट्स कॉलम में नहीं होनी चाहिए या जीरो नहीं होना चाहिए। और इस केस में मैंने कहा था कि गलती क्या हो रही है, मॉडल पुअरली कंस्ट्रक्टेड, और गलती ये हो रही है कि वो जो कोएफिशिएंट्स हैं, वो पैरामीटर्स, उसकी एस्टिमेशन सही नहीं हुई। तो चेक करें कहीं आपको साइन नेगेटिव प्लस का तो नहीं इश्यू आया कि आप प्लस करना चाह रहे थे और आपने नेगेटिव कर लिया। ये था थर्ड केस। फोर्थ अभी डिस्कस हुआ है, इनफिजिबल। आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो एम टेक्निक के साथ, सॉल्व करते हो एंड पे ऑप्टिमल आ जाता है, लेकिन ऑप्टिमम पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी बेसिक सॉल्यूशन का पार्ट बन गया, समझ रहे? आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन है।
मींस आपकी जो सॉल्यूशन है वो जो कॉमन रीजन नहीं है, सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट मींस गलती कहां पे हो रही है? गलती आपके पास टाइप के ऊपर हो रही होगी, आपके पास जो कंस्ट्रेंट टाइप है वो गलत एस्टिमेट होगी, इनफिजिबल सॉल्यूशन है। और इनफिजिबल में एक और चीज ऐड कर ले, ये टर्म है सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन को कहते हैं जो हो तो ऑप्टिमम कैसे है? जेड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ने बताया, लेकिन सॉल्यूशन इनफिजिबल है। ऑप्टिमलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल मीन वो तो हम देख रहे थे कि जी अब आगे फर्दर कोई एंटरिंग वेरिएबल नहीं मिल रहा, इट मींस ये ऑप्टिमम है लेकिन सॉल्यूशन भी किसी काम का नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को सूडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन है मेरा, अगर सारी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू हो, पॉसिबल है कि इनफिजिबल सॉल्यूशन आ सकता है? नो। कोई और स्टूडेंट ऐड करेगा कोई स्टेटमेंट? तो फिर तो हमें वो z का कोएफिशिएंट देखना होगा ना। अगर आपकी देखें, नोट करें, अगर आपकी लेस देन कंस्ट्रेंट्स है ना, तो आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा स्लैक वेरिएबल्स के साथ, और वो बेसिक भी होगा और फिजिबल भी होगा, 100% है अगर स्लैक वेरिएबल जैसे हो। तो अब एक और चीज नोट कर लें, सिंप्लेक्स मेथड की ये ब्यूटी है, अगर उसको स्टार्टिंग पे फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाता है यानी लेस देन कंस्ट्रेंट में, तो थ्रू आउट ऑप्टिमम तक आर्टिफिशियल वेरिएबल तो है ही नहीं ना, वो तो मौजूद ही नहीं है। वो कैसे आएगा फाइनल आइटरेशन में? वो तो नहीं आएगा। दूसरा इनफिजिबल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है कि आपकी जो सॉल्यूशन कॉलम है ना, उसमें कोई वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तभी उसको इनफिजिबल कहेंगे ना, बताइएगा। इनफिजिबल सॉल्यूशन की दो सूरतें हैं। आपका ये जो सॉल्यूशन कॉलम है, जो सॉल्यूशन कॉलम के अंदर वैल्यू होती है, वो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल के सामने उसकी वैल्यू होती है। स्टार्टिंग पे अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो थ्रू आउट एंड तक, ऑप्टिमलिटी तक वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इट मींस लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स में इनफिजिबल सॉल्यूशन की ऑप्शन ही नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों? स्टार्टिंग भी आप फिजिबल लेके गए पॉजिटिव, और एंड तक वो पॉजिटिव रहा। आर्टिफिशियल वेरिएबल तो उसमें है ही नहीं, कैसे इनफिजिबल होगा? अगर आपकी कंस्ट्रेंट कोई ग्रेटर देन है एक, या कोई इक्वल कंस्ट्रेंट है, फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, और फिर पॉसिबिलिटी है कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल फाइनल आइटरेशन में एग्जिस्ट किया तो इनफिजिबल, नहीं किया तो फिजिबल। आई थिंक पूरे स्पेशल केसेस को मैंने, अगर मुझे ये कहा जाए कि आपने प्रेजेंट करना है स्पेशल केसेस को, तो मैंने ये आखिरी 10 मिनट्स में जो भी आपको बताया, ये मैंने थॉरली सबको एक्सप्लेन कर दिया। जी सर जी आपने लास्ट बात नहीं कही, वो समझ नहीं आई। कौन सी बात? सही जो आप अभी कहे थे, इनफिजिबल सॉल्यूशंस एंड ऑल। मैं बता रहा हूं, मैं फिर 1-2 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप करता हूं। आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, रेडी मिक्स प्रॉब्लम है, सारी कंस्ट्रेंट्स क्या है? लेस देन इक्वल टू, यस साथ बताते रहने आपने। यस सर। जी यस। लेस देन के साथ आप स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाओगे, और स्लैक वेरिएबल में आपके पास स्टार्टिंग सॉल्यूशन सारी वेरिएबल की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव? पॉजिटिव ही होगी आपकी, वही सॉल्यूशन को आप लेके जाएंगे। तो फर्स्ट आइटरेशन में आपकी वैल्यूज पॉजिटिव है। सिंप्लेक्स मेथड गारंटी देता है कि ये एंड तक जो भी वैल्यूज सॉल्यूशन कॉलम में आएंगी वो पॉजिटिव ही रहेंगी। अगर वो पॉजिटिव है तो ये फिजिबल सॉल्यूशन को शो करता है। फिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल की दो सूरतें हैं, वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव है, इनफिजिबल सॉल्यूशन। अगर वेरिएबल की वैल्यूज पॉजिटिव है लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मौजूद है,
इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो इनफिजिबल के लिए सिर्फ वो आर्टिफिशियल वेरिएबल के केस में ही आपकी सिचुएशन बनेगी। कहने का मतलब है अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल वाला प्रॉब्लम है, यानी आपकी कंस्ट्रेंट की टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू, अगर एक कंस्ट्रेंट भी है तो पॉसिबिलिटी है कि इधर इनफिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे सॉल्व करें? ऑप्टिमैलिटी पे अगर आर एग्जिस्ट कर गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है इनफिजिबल, अगर नहीं कर रहा तो बच गए। इतनी सी बात है जी। जी फॉलो किया? यस सर। सिर्फ इतना मैंने बात की है। अगर कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू है तो इनफिजिबल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, इतना ही याद कर लें, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपकी कंस्ट्रेंट की टाइप ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये इक्वल है, यानी आर्टिफिशियल वेरिएबल को लेके यूज सॉल्व कर रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए यूज कर रहे हैं लेके, तो इनफिजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो एंड पे फाइनल आइट्रेशन, ऑप्टिमल आइट्रेशन पे ही पता चलेगा। ऑप्टिमल आइट्रेशन में अगर